सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये एक वन शॉट वीडियो क्लास रहेगा, ये रिवीजन क्लास रहेगा। इस रिवीजन क्लास में आपको 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करवा देंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली इसको लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लाइक करो वीडियो को, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उससे मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन क्लास लाऊंगा। तो आज जो है हम लोग देखने वाले सिविल प्रोसीजर कोड लेसन 8 1908। सिविल प्रोसीजर कोड है क्या सर? मैंने छोटा मोटा नोट्स बना के रखा है आप सबके मदद के लिए, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। इस नोट्स में से आपको रिवाइज कर लेना है एक बार। अच्छा, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो। कोड का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन, मेरा पेन चालू नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, द कॉम्बिनेशन, द कॉन्सोलिडेशन ऑफ वेरियस लॉस। बहुत सारे लॉस मिलाकर जो एक लॉ बनता है, एक कोड बनता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लॉस मिलाकर एक कोड बनता है। समझ में आ रहा है? यह है कोड। सिविल प्रोसीजर मतलब मैटर्स रिलेटिंग टू द सिविल, ठीक है। सिविल मैटर्स को डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड। समझ में आ रहा है? दो प्रकार के कोड है, एक है सिविल प्रोसीजर कोड, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स, सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद सिविल मैटर्स। ये समझ में आ चुका है? हाँ सर, समझ में आ चुका है। और बताइए, सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है उसमें है 158 सेक्शन और दूसरा पार्ट जो है उसमें रूल्स एंड ऑर्डर। ये रूल्स एंड ऑर्डर्स लिखा है शेड्यूल 1 में। ये समझ में आ चुका है? हाँ सर, समझ में आ चुका है। सिविल प्रोसीजर कोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 158, मतलब एक सेक्शन नहीं, मतलब 158 सेक्शंस, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है रूल्स एंड ऑर्डर्स। समझ में आ चुका है सर? इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन, बहुत सारे डेफिनेशंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हम लोग डेफिनेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में भर के देखने वाले हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन आ जाता है डिक्री एंड ऑर्डर का। डिक्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस क्या है ये समझा दीजिए सर। देखो, कोई भी जज ने कोई भी जजमेंट पास किया है विथ रीजन तो वो हो जाता है डिक्री। जज ने कोई भी जजमेंट पास किया है विदाउट एनी रीजन वो हो जाता है ऑर्डर। फिर है सेकंड, इन इट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज आर कंक्लूसिवली डिटरमाइंड। डिक्री पास करने के समय पे पार्टीज के जो भी राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है, उसको डिटरमाइन करके फिर जाके डिक्री पास किया जाता है। लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइंड। फिर है फर्स्ट अपील पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है डिक्री में। सेकंड अपील पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है डिक्री में, लेकिन ऑर्डर में नॉर्मली नॉट पॉसिबल। एंड जो सेकंड अपील है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट अपील पॉसिबल फॉर डिक्री, नॉर्मली नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डर। सेकंड अपील पॉसिबल फॉर डिक्री, नॉट पॉसिबल फॉर ऑर्डर। ये समझ में आ चुका है डिफरेंस बिटवीन। ये एग्जामिनेशन में लिख डालना है, फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। इसका मतलब समझा दीजिए सर, फटाफट समझा दूंगा। डिक्री होल्डर का मतलब होता है वो बंदा जिसके फेवर में कोई भी जजमेंट पास किया गया हो या फिर कोई भी ऑर्डर निकाला गया हो, जिसके फेवर में कोई भी जजमेंट पास किया गया हो, उसको कहा जाता है डिक्री होल्डर। अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। जजमेंट डेटर का मतलब होता है वही बंदा, उल्टा इंसान, जिसके अगेंस्ट में कोई भी डिक्री पास किया जाता हो, जिसके अगेंस्ट में कोई भी डिक्री पास किया गया हो वो है जजमेंट डेटर, और जिसके हित में कोई डिक्री पास किया गया हो, जिसके फेवर में वो है डिक्री होल्डर। ये है सिंपल एंड आउट। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। कोड एंड एक्ट में डिफरेंस समझ लेंगे, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। कोड एंड एक्ट का मतलब क्या है कि इट कॉन्सोलिडेट्स, कंबाइंस एंड अमेंड्स वेरियस लॉज, ठीक है। कोड जब निकलता है ना वो क्या हो, एक कॉन्सोलिडेशन है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे लॉस का, है ना। कॉन्सोलिडेशन है, कॉम्बिनेशन है, और जब ये कोड बनता है तो बहुत सारे लॉस जो है वो अमेंड हो जाते हैं। उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लॉस एक साथ अगर आप एक कोड में ला रहे हो तो थोड़ा तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही हर एक लॉ में। एक लॉ दूसरे लॉ से थोड़ा तो अलग रहेगा ही, तो इसलिए कुछ जगहों पे अमेंडमेंट भी लाया जाता है जब एक कोड निकलता है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक अपने, मतलब लॉ राइटर्स है, ठीक है, लॉ मेकर्स है वो सारे। इट कॉन्सोलिडेट्स, कंबाइंस एंड अमेंड्स वेरियस लॉज। फिर है इट इज अ सिंगल लॉ एंड नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ। ये आप समझ लो, एक्ट जो है एक सिंगल लॉ है, एक कॉम्बिनेशन नहीं है। जो कोड है वो ब्रॉडर है, एक्ट जो नैरोअर है। बिकॉज ऑफ कोड लॉ गेट्स अमेंडेड, इट डज नॉट लीड टू एनी अमेंडमेंट इन केस ऑफ एक्ट। एग्जाम्पल बता दीजिए, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन IBC, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फिर सेबी टेकओवर कोड। ये सारा आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स करोगे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी वगैरह ये तो कंपनी लॉ में देखने को मिल जाता है, सेबी में देखने को मिल जाता है, सेबी टेक ओवर कोड। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो हम लोग यहीं पे कर रहे हैं।
एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम लोग समझे एक्ट क्या है, तो कंपनीज एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बहुत सारे कुछ है, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एंड वेन्यू ऑफ सूट। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एंड वेन्यू ऑफ सूट, कोई भी एक कोर्ट है ना, उसका एक जुरिस्डिक्शन रहता है। कोई भी एक कोर्ट है, उसका एक क्या रहता है, जुरिस्डिक्शन। क्या रहता है बताओ फिर से, जुरिस्डिक्शन रहता है, मतलब उसका पावर रहता है कि कहाँ तक उसका पावर फैला हुआ है, कहाँ तक उसका जुरिस्डिक्शन है। ये एक कोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोर्ट सर देखने में ऐसा लगता है, नहीं दिखने में ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया, ये कोर्ट है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये इसका जुरिस्डिक्शन जो है, इसका लिमिट, पावर का लिमिट एक सर्टेन सीमा तक रहता है, ठीक है, सर्टेन सीमा तक रहता है। अब जुरिस्डिक्शन जो है ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ये जो सीमा मैंने ड्रॉ किया है, सीमा, सीमा एक लड़की का नाम है, लेकिन यहां पर जो हमने सीमा ड्रॉ किया है उसका मतलब होता है बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है, सुनो अच्छे से, ये जो बाउंड्री है ये बहुत प्रकार का हो सकता है। एक होता है मेंटल बाउंड्री, एक होता है फिजिकल बाउंड्री, है ना। तो मेंटली आपका बाउंड्री ये है, फिजिकली आपका बाउंड्री ये है, लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे जीआईजीएल, यहाँ पे बाउंड्रीज अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन एंड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई कोई कोर्ट होता है जो हर सब्जेक्ट में डिसीजन नहीं सुना सकता, हर सब्जेक्ट में कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी टेररिस्ट वाला एक्टिविटी है तो क्या हाई कोर्ट सुना सकता है? नहीं, वो सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर नीचे वाले कोर्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले कोर्ट में ही सॉल्व होगा। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन समझ में आ चुका है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट का जो है डिसीजन, मतलब जगह का जो वहाँ पे क्राइम हुआ है उसका सुना सकता है दिल्ली हाई कोर्ट? नहीं सुना सकता सर। दिल्ली में क्राइम हुआ है, क्या कलकत्ता हाई कोर्ट उसको लेकर जजमेंट सुना सकता है? नहीं सुना सकता, क्योंकि टेरिटोरियल है ना, जगह जगह पे लिमिटेड है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में काम करता है, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में काम करता है। ये समझ में आ रहा है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। फिर जुरिस्डिक्शन ओवर अ पर्सन, पर्सन्स के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन लग जाता है। ये इंसान जो है इसका डिसीजन ये कोर्ट जो है नहीं सुना सकता। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल मैटर हो जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट सुनाएगा ना, तब तो आप इंडियन कोर्ट में कोई भी एक छोटा मोटा इंडियन कोर्ट में आप सुना नहीं सकते, ठीक है। पर्सन के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन लगता है, लिमिट लगता है। फिर आता है लास्टली पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। अगर पकड़ लो 10 करोड़ का आपका जो है मैक्सिमम आपका फाइन बनता है, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का, क्या एक छोटा मोटा सेशन जज जो है वो सुना सकता है 10 करोड़ का फाइन? नहीं सर, इतना ज़्यादा तो नहीं सुना सकता। हाँ जी, असिस्टेंट सेशन जज, हाँ जी सर, उतना तो नहीं सुना सकते सर, ठीक है। तो ये पेक्यूनियरी मतलब पैसे वाला जुरिस्डिक्शन। अगर बड़ा मामला है, पकड़ लो 400 करोड़ का घपला हुआ है, क्या छोटा मोटा जज छोटा मोटा कोर्ट सॉल्व करेगा उसको, या फिर बड़े कोर्ट में जाना पड़ेगा? बड़े कोर्ट में जाना पड़ेगा, 400 करोड़ का मामला है भाई मेरे। तो ये समझ में आ चुके पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सर पूरा मक्खन एंड क्लियर, ठीक है। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद क्या है सर वो बताओ। फर्दर क्लासिफिकेशन में आता है 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन। एक आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा आता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, लास्ट में आता है ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब वो जगह जहां पे ओरिजिनली केस फाइल होता है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब वो जगह जहां पे अपील होते हैं, वो कोर्ट जो अपील सुनते हैं, ठीक है, वो कोर्ट जो अपील सुनते हैं। एंड कुछ कुछ कोर्ट होते हैं जिसमें ओरिजिनल कोई केस भी लगता है, ओरिजिनल केस भी दर्ज होता है, अपील भी सुनते। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा चीज, ठीक है सर, समझ में आ चुके हैं। और आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ने में अपने को बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट है स्टे ऑफ सूट। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होता है? इसमें अपन लोग इसको इस प्रकार से कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस मतलब स्टे ऑफ सूट। अब इसका मतलब क्या है, स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या है, ये समझो। देखो, ये है कि एक इंडियन कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे करता हूं एक बार। अच्छा सर सुनो, ये कोर्ट है सर, सर इंसानों जैसा लग रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो तुम। स्टे ऑफ सूट मतलब ऐसा है कि देखो, अगर कहा जाता है कि इफ ऑलरेडी, ये लिख लो सबसे पहले भाई मेरे, तो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ये साइड में लिख लो। इफ ऑलरेडी ए सूट, फटाफट लिखो, इफ ऑलरेडी अ सूट इज पेंडिंग in an Indian
court, then another suit involving same subject matter between the same parties cannot be filed in any other इंडियन कोर्ट। समझो अब, ठीक है। कहा जाता है कि अगर कोई भी एक इंडियन कोर्ट में, ये एक इंडियन कोर्ट है, ये एक इंडियन कोर्ट है, ये भी एक इंडियन कोर्ट में, तो फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, ये दो भाई है, दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो चुका है। दोनों भाई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है केस फाइल किया और कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल किया, ठीक है। हाई कोर्ट ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा अपन को जजमेंट सुनाने में, आप लोग ठहर जाइए, मैं डेट दूंगा आप लोगों को। राम श्याम ने क्या किया, वेट करने का उनको पास मतलब समय नहीं है, वो चले गए दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग ये इमेजिन करके चलते कि इनका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर भी आता है, इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर भी आता है। तो इस प्रकार के मान के चलते हम लोग नॉर्मली, हम लोग कैलकाटा में बहुत सारे कोर्ट्स है ना, सिर्फ छोटे मोटे कोर्ट्स तो बहुत सारे होंगे, सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है का, हाई कोर्ट तो एक है लेकिन अलग अलग छोटे मोटे कोर्ट्स तो रहेंगे ना, तो उनका कंपैरिजन भी हो सकता है। लेकिन मैंने बड़े बड़े कोर्ट का नाम लिया है सो दैट आप लोग को समझ में आ जाए। तो कैलकाटा हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट का नाम लिया है, ऐसा सब्जेक्ट मैटर समझ लो जो दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया जा सकता है एंड कलकत्ता हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया एंड बोले कि भाई सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम लोग को मैं डेट देता हूँ। कौन, कहाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये राम एंड श्याम चले गए दिल्ली हाई कोर्ट केस फाइल करने। क्या वो फाइल कर सकता है? तो वहां पे कहा जाता है कि जब ऑलरेडी एक सूट जो है, एक केस जो है वो पेंडिंग है कोई इंडियन कोर्ट में, कोई किसी भी इंडियन कोर्ट में, तो वो सेम सूट जहां पे सेम सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, सेम पर्सन्स इन्वॉल्व्ड है, वो सेम सूट सेम इन्वॉल्विंग पर्सन्स दोबारा किसी दूसरे कोर्ट में जाके फाइल नहीं किया जा सकता, जबकि ऑलरेडी एक कोर्ट में फाइल हो चुका है, जब तक कि ना इसका डिसीजन आ जाए। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सर यहां पर क्या कहा गया है, बोले इफ ऑलरेडी अ सूट इज पेंडिंग इन एन इंडियन कोर्ट देन अनदर सूट इन्वॉल्विंग सेम सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज कैन नॉट बी फाइल्ड इन एनी अदर इंडियन कोर्ट। इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग हम लोग देखेंगे। प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग में क्या क्या आता है देखो, ठीक है, ये टेरिटोरियल आ जाता है प्लेस ऑफ सुइंग में। देखो ये लिखो आप, मैं लिखवाता हूं आपको। लिखो फटाफट मेरे साथ, लिखो इफ रॉन्ग हैज बीन डन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एनी कौन बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन the suit will have to be filed in that court under whose jurisdiction the immovable property lies। ठीक है, इफ यहां पे लिखो इफ jurisdiction
देन वन कोर्ट, देन लिखो एनी ऑफ दोस jurisdiction। समझाता हूं, सुनो। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है केस, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहां पे करे सर? द सूट विल हैव टू बी फाइल्ड इन दैट कोर्ट अंडर हुज jurisdiction द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइज। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर मकान, समझ में आ रहा है? घर मकान ये सारा चीज इमूवेबल है, ये हट नहीं सकता जगह से। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है उस कोर्ट में जाके फाइल करो। पकड़ लो सर, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, ये दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, एक लेफ्ट वाला कोर्ट, एक राइट वाला कोर्ट, ठीक है, एक शाम बाजार वाला कोर्ट और दूसरा है दमदम कैंटोनमेंट वाला कोर्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन दोनों में ना आ जाता है सर, तो क्या करें? तो किसी भी एक कोर्ट में फाइल कर सकते हो, मतलब दोनों कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, सुना सकता है दोनों कोर्ट। तो कोई भी किसी भी एक कोर्ट में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब देखो दूसरा चीज, इफ लिखो फटाफट। इफ ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कारण, फिर लिखो इफ रॉन्ग हैज बीन डन to a person or movable property, to a person or movable property, then plaintiff can file the case either in that court under whose jurisdiction movable property lies, or in that court under whose jurisdiction that defendant resides। समझो, अब ये केस बन जाएगा पर्सन और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कारण। देखो, अगर कोई गलत काम हुआ है किसी इंसान के साथ, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, तो कहां पे करे? सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहां पे करे? तो बोले कि प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ कैन फाइल द केस ईदर इन द कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन, वो मूवेबल प्रॉपर्टी रिसाइड करता हो, जहां पे आपका ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जहां पे आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के कारण आपने केस किया है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे रिसाइड कर रहा है उस जगह का जो जुरिस्डिक्शन, जिस भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, वहां पे फाइल करो, ठीक है। और इन दैट कोर्ट अंडर हुज जुरिस्डिक्शन दैट डिफेंडेंट रिसाइड्स, जो डिफेंडेंट है, ठीक है, वो जहां पे रह रहा हो वहां पे, ठीक है, वो जहां पे रह रहा हो उस जगह का जुरिस्डिक्शन देखो कौन सा कोर्ट के अंडर आता है, उस कोर्ट में कर दो। समझ में आ चुका है सर? बवाल। रेस जुडिकाटा समझाइए सर। रेस जुडिकाटा का मतलब ये है, लिख लो पहले, ठीक है, पहले लिख लो फटाफट, मेरे साथ साथ लिख लो। लिखो if the case has already been adjudged by an Indian court, then the same parties cannot file the same case involving the same subject matter in any other Indian court. However, appeal and
रिवीजन्स आर पॉसिबल। ये सेम है रेस जुडिकाटा और यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, ये सेम है, जुडिस कह लो जुडाइस कह लो, ठीक है। मतलब क्या समझो, रेस जुडिकाटा का मतलब बोले कि देखो अगर ऑलरेडी किसी इंडियन कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है तो उस जजमेंट का रिस्पेक्ट करो ना भाई मेरे, ठीक है। सेम पार्टी सेम केस को दोबारा फाइल नहीं कर सकते किसी भी इंडियन कोर्ट में, लेकिन अपील एंड रिवीजन पॉसिबल है। अपील करते रहो, छोटे कोर्ट से जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो सुना देगा वो भैया सर आंखों पर, समझ में आ रहा है ना। तो अपील पॉसिबल है, अपील पॉसिबल है, रिवीजन पॉसिबल है, लेकिन सेम पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर किसी दूसरे इंडियन कोर्ट में नहीं फाइल कर सकता, किसी दूसरे इंडियन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कैनॉट फाइल, देखो ना कैनॉट फाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर्ट का समय वेस्ट होगा ना, कोर्ट का समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अबे ये सुनाया गया है ना ये केस, तो इसको अपील करना, तुमको सेटिस्फाई नहीं मिला है तुम अपील करो, तुमको दोबारा थोड़ी ना केस करना है। समझ में आ चुका है? फिर देखो सेट ऑफ काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है। ये लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूं। फटाफट लिख लो, मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। लिख लेना है, अभी डायग्राम के माध्यम से समझ लो क्या है। ये है चिंटू भाई मेरे, ठीक है। ये है चिंटू, ये है शोंटू, ये है चिंटू, ठीक है। ओके सर, शोंटू, शोंटू इज अ बंगाली नेम। अच्छा सुनो, है क्या, अब देखो ये है चिंटू ने क्या किया, सुनो। चिंटू ने केस कर दिया शोंटू के ऊपर। चिंटू ने कहा कि मैं शोंटू से 10 लाख रुपए जो है मैं रिसीव कर मतलब मैं पाता हूँ का किससे, शोंटू से, ठीक है। ये उनको देना चाहिए मुझे, उन्होंने मेरे से लिया था लेकिन उन्होंने लौटाया नहीं, ठीक है। ये चिंटू ने शोंटू को जो है केस कर दिया इसके ऊपर 10 लाख रुपए के लिए, ठीक है। कौन पाता है? चिंटू पाता है। अच्छा, ये हो गया आपका प्लेंटिफ, ये हो गया आपका डिफेंडेंट। चिंटू ने उसी कोर्ट में बोला कि भाई मेरे सुन, भाई मेरे सुन, तूने 10 लाख रुपए, मैंने तेरे से 10 लाख रुपए लिया था, तेरे को याद है, लेकिन तूने जो 5 साल पहले मेरे से 10 लाख रुपए लिया था वो तुमको याद नहीं है। तो अगर शोंटू कहे कोर्ट में कि मैं इक्वल अमाउंट ऑफ मनी उससे पाता हूं, क्योंकि 1 साल पहले मैंने उससे 10 लाख रुपए लिया था, उससे 3 साल पहले मैंने खुद उसको 10 लाख रुपए दिया था, विद नेसेसरी प्रूफ वो दिखा रहा है। तो अगर सेम अमाउंट है ना, चिंटू भी शोंटू से पाता हो 10 लाख रुपए, शोंटू भी चिंटू से पाता हो 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर एकदम इक्वल है, समझ में आ रहा है, उसको कहा जाता है इक्विटेबल सेट ऑफ। समझे? इक्वल है अमाउंट तो इक्विटेबल सेट ऑफ। अगर शोंटू उसको कहे, क्लेम करे कि मैं 10 नहीं मैंने 12 दिया था, उल्टा मैं तुमसे पाता हूं 2, मतलब तुम तो 10 लाख रुपए के लिए केस किए, तुम भूल गए मैंने जो 3 साल पहले 12 लाख रुपए दिया था। तो इसको कहा जाता है, अगर रिसीवेबल मोर है, किसका? शोंटू का रिसीवेबल मोर है, अगर डिफेंडेंट का रिसीवेबल मोर है, अगर डिफेंडेंट का रिसीवेबल जो है ना वो मोर है, उसको क्या कहा जाता है बताओ? इसको कहा जाता है काउंटर क्लेम करना। काउंटर क्लेम करना समझ में आ रहा है? वो होता है काउंटर क्लेम। इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम समझ में आ चुका है। अगर रिसीवेबल है पकड़ लो 8 लाख, ठीक है, तो कम है, तो शोंटू ने कहा कि मैंने भी तो तुमको 8 लाख रुपए दिया था, वो तो तुम बात नहीं कर रहे हो, तो फिर इस प्रकार के क्लेम को कहा जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ हो गया, 8 लाख रुपए सेट ऑफ हो गया, बाकी के जितने अमाउंट है वो शोंटू दे देगा इसको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
फटाफट लिख लो, मैं एक बार बता दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। लिखो, इफ प्लांटिफ सूज द डिफेंडेंट फॉर सर्टेन अमाउंट, मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिवीजन क्लास है, फटाफट। If plaintiff sues the defendant for a certain amount and defendant also claims in the first hearing in the court that he also has a receivable from plaintiff, then if defendant has more receivable than the amount demanded by plaintiff, such situation is called counterclaim. If he has to receive the same amount, it is called equitable set off, but if his receivable is less, it is called set off. समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसका रिसीवेबल लेस है? डिफेंडेंट का। किसका रिसीवेबल इक्वल है? डिफेंडेंट का। किसका रिसीवेबल ज़्यादा है? डिफेंडेंट का। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है टेम्पररी इंजंक्शन इन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट, बुक में मार्क कर सकते हो तुम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनो। टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब होता है, ये लिख लो फटाफट, the court may grant temporary injunction to restrain any such act for the purpose of preventing the wasting, damaging, alienation or sale or removal of or disposition of property. ठीक है, समझ में आ रहा है? In temporary injunction, the court may grant temporary injunction to restrain any act for the purpose of preventing the wasting, damaging, alienation or sale or removal of disposition of the property. दो बंदों के बीच में केस हो चुका है, ठीक है। अगर कोर्ट जो है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर टेम्पररी इंजंक्शन पास ना करे तो वो सामान खराब हो जाएगा, शायद खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो इसलिए फटाफट जो है कोर्ट जो है केस खत्म होने से पहले जिस सामान को लेकर झगड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास कर देता है जजमेंट सुनाने से पहले ही। और वो जो ऑर्डर पास करता है ना, वो दोनों इंसानों के हित में रहता है, जब तक कि ना फाइनल डिसीजन सुना जाए। फाइनल जब जजमेंट पास करेगा तब तो किसी ना किसी एक का हो ही जाएगा, उससे पहले एक ऑर्डर पास करता है जिससे वो सामान खराब ना हो जाए और दोनों पार्टी को लॉस ना हो जाए। समझे? टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ये फटाफट लिख लो फटाफट। इट इज एन इंटरियम ऑर्डर पास बाय कोर्ट टू प्रिवेंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस विच इज पेरिशेबल इन नेचर, ठीक है। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट मैटर जो है वो है, पकड़ लो, पेरिशेबल नेचर है, मतलब जो जल्द खराब हो जाता है। मतलब पकड़ लो कॉलीफ्लावर, ठीक है, पोटैटोस, टमेटोस, ये सारा जल्द खराब हो जाएगा, खाने वाला चीज़ है, तो उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर सुनाना, सो उधर वो खाने वाला चीज़ जो है वो हम लोग पकड़ लो रेफ्रिजरेट कर दे उस चीज़ को हम लोग, है ना। फटाफट सेल तो नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन रेफ्रिजरेट ज़रूर कर सकते। रेफ्रिजरेट करने का ऑर्डर पास कर दे या फिर कोई भी अलग ऑर्डर पास कर दे, सेल करने का भी ऑर्डर पास कर सकते। जो भी पैसा मिलेगा वो रख देंगे, जब केस का डिसीजन सुना जाएगा एट द एंड पैसा जिसका भी डिसीजन जिसके फेवर में डिक्री पास होगा उसी को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, समझ में आ चुका है। टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्लियर हो चुका है। इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट, सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है ये फटाफट देख लो। एक कोई भी आप केस फाइल कर रहे हो तो वहां पे कौन कौन होना चाहिए? ऑपोजिंग पार्टीज होना चाहिए, दोनों पार्टीज अगर ऑपोजिंग नहीं है तो किस बात का केस भाई मेरे? कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, किसके कारण। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट मैटर होगा, एंड रिलीफ के लिए क्लेम करना चाहिए, तब जाके एक सूट फाइल होता है। वरना आप केस फाइल करने जाओगे थोड़ी ना ऐसा बोलोगे सर ये लिख लो केस आप, और मुझको कुछ चाहिए नहीं, वैसे सिर्फ लिख लो, इन रिकॉर्ड रहना चाहिए, बस। ऐसा नहीं होता है। आपको क्लेम भी करना होगा, सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन भी आपको बताना होगा, एंड ऑपोजिंग पार्टीज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऑपोजिंग पार्टीज ही नहीं है आपके अगेंस्ट में, आप मतलब भूत के अगेंस्ट में केस लिखने चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, लिख लो फटाफट। वेर मोर देन वन पर्सन joined in one suit as plaintiff or defendant in whose or against whom any right to relief does not arise, or against whom separate suits are brought, no common question of law or fact would arise, it is called misjoinder of parties। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। पकड़ लो ABCD और ये कबाब में हड्डी C, ठीक है। इन सब ने एक साथ मिलके केस करने का सोचा है किसी एक पार्टी के अगेंस्ट में। इन सब बंदों का केस का जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट मैटर है, सेम है, लेकिन इसका नहीं है, इसका अलग है, ये कबाब में हड्डी है। ये क्यों ज्वाइन किए इस केस में पता नहीं है, जहां पे इस बंदे का सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है,
है ना, सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सेम जो है उनको रिलीफ नहीं चाहिए, तो इसमें मिस ज्वाइन हुआ है ये बंदा, इसलिए इसको कहा जाता है मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, वेर मोर देन वन पर्सन ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन हुम और अगेंस्ट हुम एनी राइट टू रिलीफ डज नॉट अलाइज। इसको राइट टू रिलीफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं नाता इस केस से। इसको कोर्ट कौन सा राइट टू रिलीफ, ये तो कबाब में हड्डी है, इसका अलग केस बनता है, इनके साथ वो फाइल नहीं कर सकता है केस, तो इसको कहा जाता है मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी। समझ में आ चुका है सर, बहुत बवाल। फिर लास्ट में आता है अपना रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, कौन कर सकता है रेफर किसको, कौन कर सकता है रिव्यू एंड कौन कर सकता है रिवीजन, ये अपने को देखना है एट दी लास्ट। ठीक है, देखो क्या है, सुनो, हमेशा याद रखना रेफरेंस में मैं बता रहा हूं, ठीक है, रेफरेंस में सबसे पहले रेफरेंस सॉल्व करेंगे। हु विल रेफर टू हुम, तो सिंपल बात है, यहां पे लोअर कोर्ट रेफर करता है टू दी हायर कोर्ट। व्हाई, आंसर है इनकैपेबल, या फिर लिख लो नॉन कंपिटेंट। क्यों रेफर करता है, इनकैपेबल है, नॉन कंपिटेंट है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रहा है। कब कब रेफर करता है, व्हेन, बिफोर जजमेंट, मतलब जजमेंट, लोअर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने से पहले ही रेफर कर देगा, क्योंकि वो जजमेंट सुना ही नहीं सकता, इनकम्पिटेंट है ना, नॉन कंपिटेंट है ना, समझ में आ रहा है, नॉट कंपिटेंट, इनकम्पिटेंट, यही है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर देखो अपना है रिव्यू। ठीक है, रिव्यू में क्या देखेंगे हम लोग, देखो अच्छे से, विच कोर्ट विल रिव्यू, यह है क्वेश्चन, कौन सा कोर्ट रिव्यू करेगा, सेम कोर्ट। हमेशा याद रखना, रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट करता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, दोबारा देखो, तो दोबारा कौन देखेगा, जो पहले एक बार देख चुका है वही ना दोबारा देखेगा, रिव्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई मेरे? ठीक है, सेम कोर्ट रिव्यू। और रिवीजन, हाँ जी, रिवीजन बताओ, रिवीजन, तो रिवीजन करेगा हु, लिख दो यहां पे हु, यहां पर है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुओ मोटो रिवाइज, या फिर रिव्यू, सॉरी रिवाइज ही होगा, क्योंकि रिवीजन है ना, रिव्यू नहीं है, ये रिवीजन है, रिवाइज द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट। लेकिन क्यों, वाई सर, वाई? हाँ जी, क्योंकि लोअर कोर्ट जो है ना वो प्रॉपरली जज नहीं किया है उस केस को। ठीक है, नॉट प्रॉपरली एडजज्ड दी केस। ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा बवाल। फिर बताओ सर, सूट अगेंस्ट माइनर के बारे में क्या जानते हो आप? सुनो, माइनर कौन है? जिनने 18 साल अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो है माइनर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे लिख लो, एवरी सूट बाय ए माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय ए पर्सन हु in such suit shall be called the next friend of the minor. The next friend should be a person who is of sound mind and has attained majority. इस बात का ध्यान रखना। क्या 18 वर्ष के नीचे के बच्चे जो है केस फाइल कर सकते हैं? हाँ जी, लेकिन किसी नेक्स्ट फ्रेंड का मदद लेके। नेक्स्ट फ्रेंड कौन है? नेक्स्ट फ्रेंड उसी का फ्रेंड है, ठीक है, उसी का पार्टनर है, जिसके नाम पे केस जो है वो दर्ज होगा। नॉर्मली देखो, 18 साल का बच्चा है राजू, उसका नेक्स्ट फ्रेंड है उसका पिताजी, फॉर एग्जांपल। पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्स, पिताजी। तो पिताजी जो है, पिताजी का नाम भी जाएगा एफआईआर में, और नॉर्मली किसका केस है? राजू का केस है, तो राजू का नाम भी जाएगा। तो पिताजी ने हेल्प किया ना केस करने के लिए, उसको कहा जाता है नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड कर सकता है, और नेक्स्ट फ्रेंड हमेशा मेजॉरिटी। अब नेक्स्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई भी हो सकता है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो मेजॉरिटी उसने अचीव कर लिया हो, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वो साउंड माइंड हो, अनसाउंड नहीं हो, पागल ना हो। ठीक है, तो कोई भी माइनर को जो भी मदद करता है ना केस फाइल करने के लिए, वो हो जाता है आपका उसका नेक्स्ट फ्रेंड।
ठीक है, तो सूट फाइल कर सकता है माइनर, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ हिज नेक्स्ट फ्रेंड। समझ में आ चुका है। समरी प्रोसीजर में फटाफट लिख दो, इट मीन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है, व्हेन प्लेंटिफ प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दैट कुड नॉट दैट विल नॉट गिव दैट कोर्ट विल नॉट गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू डिफेंडेंट। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है ना वो ऐसा ऐसा मतलब सबूत लाता है ना जो कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं देता सुनने के लिए। पकड़ लो, वीडियो लेकर आ गया, एक ऐसा वीडियो क्राइम करते हुए, मतलब किसी का मर्डर करते हुए देख रहे हो, वीडियो लेकर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मर्डर वर्डर नहीं होता, ये बड़े बड़े केस में तो पूरा इवैल्यूएट होता है अच्छे से। छोटा मोटा केस, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 10,000 रुपये देना है मेरे को, तो ये कहाँ पर कहीं पर अगर लिख के दे दिया आपने, कहीं पे रिकॉर्डेड है, तो वो लेकर आपने कोर्ट में पेश कर दिया, तो कोर्ट डिफेंडेंट को मौका नहीं देगा सुनने के लिए। इतना मतलब मजबूत सबूत है ना, कोर्ट बोलेगा ठीक है जाओ भाई, तुमको ये कोर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्पीडी प्रोसीजर होता है, समरी प्रोसीजर, इसको कहा जाता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। ये नॉर्मली होता है इन रिलेशन टू बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक वगैरह, ये सारा चीज़, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट हो चुका है और 40 मिनट भी हो चुका है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है इस वीडियो से। नोट्स जो है वो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।